अब पिछले 24-48 घंटों में एक तो रफ़ा, जिसका हमने कल भी जिक्र किया था, उस पे कल मकामी वक्त के मुताबिक कोई रात के 2 बजे शदीद तर बमबारी हुई। बहुत ज़्यादा शदीद बॉम्बिंग शुरू हुई। उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो गए, बच्चे, औरतें। और रफ़ा जो है ये बिल्कुल गज़ा का वो इलाका जो कि बिल्कुल यानी जो कि मिस्र के साथ लगता है। रफ़ा का गांव पहले बात कर चुके हैं, जी। 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। एक हिस्सा गज़ा पट्टी में चला गया था रफ़ा का गांव, और एक जो है मिस्र के पास है, लेकिन दरमियान में वो बफर जोन बन गया, तो उजड़ी हुई बस्ती है रफ़ा। उसका थोड़ा सा हिस्सा है जो कि गज़ा में रह गया। और सारे जो फ़लस्तीन में जो गज़ा के लोग हैं वो चूँकि शुमाली गज़ा में, गज़ा शहर में और जनूब में, तो यहाँ पनाह ली हुई है। खान यूनस के बाद बिल्कुल ये वो थोड़ा सा इलाका है, 12-14 लाख लोग यहाँ पे बॉम्बिंग शुरू हुई शदीद किस्म की। और इस दौरान जो है वो लातादाद लोग शहीद हुए। इस दौरान इसराइल ने की तरफ से उनके जो शिनबेत और जो उनकी फ़ौज है, उन्होंने कहा कि हमने एक बिल्डिंग से 2 यरगमाली जो हैं अपने रिहा करवा ली हैं इस दौरान। और ये हमारा एक डाइवर्जन था जो हमने रफ़ा की तरफ बॉम्बिंग की, लेकिन हमने जो जिस इमारत से छुड़ाया है वो रफ़ा में नहीं थी, बल्कि सेंटर ऊपर में थी, जो गज़ा सिटी के इलाके में। और 2 हमने वहाँ से यरगमाली अपने रिहा करवा ली। अच्छा, इस दौरान जो है ये रफ़ा से 2 यरगमाली तो रिहा हो उनके हो गए, लेकिन इशू ये है कि अब मामलात बहुत बिगड़े हुए हैं मशरिक़ वस्ता के, बहुत, या मगरबी एशिया के। और वो इस तरह से बिगड़े हुए हैं कि एक तो ये जंग जो है ये तूल पकड़ रही है, और तूल पकड़ते पकड़ते अब ये जा रही है, अमरीकी सदर भी एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं प्रेसिडेंट बाइडन के, अब ना उनसे वो यूक्रेन का मसला उनकी टर्म में हल होता नज़र आ रहा है, और ना उनका मसला जो है ये मगरबी एशिया या मशरिक़ वस्ता के मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। अब चाइना को, ताइवान को, उनको तो भूल जाएं उधर क्या होना था क्या नहीं होना। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो यानी आज जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दगन, वो मुत्तहदा अरब अमारात, वहाँ पे वर्ल्ड समिट हो रही है, दुबई वर्ल्ड समिट, और फिर उसके बाद वहाँ से वो काहिरा, मिस्र, और ये उनका मिस्र का 2012 के बाद पहला दौरा है। और वहाँ पे वो मिस्र में उनकी मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो शेख मोहम्मद बिन जैद की दावत पे आ रहे हैं। ये भी एक तारीखी दौरा है। मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की और सऊदी बड़े करीब आए हैं पिछले सालों में, बड़े बड़े ज़बरदस्त इनकी इन्वेस्टमेंट्स, ताल्लुकात और ज़बरदस्त। और फिर यहाँ से जो मिस्र है वो एक तारीखी दौरा होगा कि 2012 के बाद वो जो ताल्लुकात में बिगाड़ आया था वो ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, वो जब मिस्र पहुंचेंगे तो इसी दौरान, उससे पहले ये तो है ना जो कि सफारती सतह पे हो रही है, मामलात हो रहे हैं, इसी दौरान वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पीस प्रोसेस, वो ख़त्म नहीं हुए अपनी जगह, वो अपनी जगह जारी हैं। वो जो था ना कि जंगबंदी होगी और फ़लस्तीन एरिया, उस पर प्रेसिडेंट बाइडन अभी तक लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। प्रेसिडेंट बाइडन के बारे में बात की जा रही है कि जी उन्होंने, वो प्राइवेटली गालियाँ देते हैं नेतन्याहू को, लेकिन जो प्राइवेटली गालियाँ देते हैं वो पब्लिक में क्यों नहीं देते ये अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन वो बस प्राइवेटली, और अभी दबाव बढ़ना शुरू हो गया कि आप प्राइवेट में अकेले में गालियाँ क्यों देते हैं उसे। कहते हैं इस आदमी ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम में डाला, उसको गालियाँ उससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं नेतन्याहू के, लेकिन वो ज़बान पे उनके वो पब्लिक के सामने नहीं आता। हालांकि कुछ उनके अल्फाज ऐसे हैं जिनके बारे में ट्रंप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो ज़्यादा उम्र की वजह से कुछ अल्फाज अदा करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इशू है वो है सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन। लॉयड ऑस्टिन के बारे में जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से जो इलामिया जारी हुआ है, वॉल्टर रीड मेडिकल सेंटर, ये 6 स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो कहा तो जा रहा है कि बेहतर है अब, लेकिन ये कि वो इंटेंसिव केयर में दाखिल है। अच्छा, अमरीकी सेक्रेटरी दिफा की बात हो रही है। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा
और ये इस वक्त जो है ये प्रोस्टेटिक कैंसर इनको डायग्नोज हुआ है, और ये पिछले महीने भी अचानक दाखिल हो गए थे और एक बड़ी बड़ी खप पड़ गई थी, इनके इस्तीफे के मुतालबे शुरू हो गए थे, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन इनके साथ खड़े हैं। तो इनके जो डिप्टी हैं उनको सारी पावर्स इन्होंने दे दी हैं और ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इन्होंने ये अगले 1 या 2 दिन में ब्रसल्स आना था और म्यूनिख जाना था। म्यूनिख इसलिए जाना था कि अगले ये 2-4 रोज़ हैं वो जिसको कहते हैं ना डेवॉस ऑफ डिफेंस। तो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है जुमे को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है, और उससे पहले मेरा ख्याल है जुमेरात को नेटो के का इजलास है। तो जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें एक तो वहाँ पे सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो शरीक हो रहे हैं, फिर उसमें जो है वो शाह अब्दुल्ला जॉर्डन से वो शरीक हो रहे हैं, शायद शाह अब्दुल्ला जो है वो वाशिंगटन भी जा रहे हैं उसके आगे पीछे, और वो प्रेसिडेंट बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होने जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन के बारे में जहन में रखें कि ये बात पहले मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। उर्दन जो है ना, उर्दन में जो रहने वाले लोग हैं वो फ़लस्तीनी हैं, यानी जो उनकी जो यानी आप कहा जाए कि नस्लन जो है वो यानी उर्दन के लोग, जो उनकी जो जनरेशन है वो फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीन का इलाका है जिसमें उर्दन है, मतलब इस तरह समझ लें आप, ठीक है ना, मगरबी किनारा मशरिकी किनारा, तो वो फ़लस्तीनी है, ठीक है। ये सारा फ़लस्तीन था ना, तो ये भी फ़लस्तीनी है। तो फिर उसमें मुल्क बने, कौन सा किसका हिस्सा है, किधर से तकसीम हुई, लेकिन वो जो एथनिक बेसिस पे वो पैलेस्टीनियंस हैं अक्सरियत वहाँ, ये नहीं कि पॉपुलेशन बाहर से आने वाले लोग, जो असल उर्दन के लोग हैं उनकी बात करूँ। तो अब उर्दन और वैसे भी एक ज़बरदस्त और प्रेशर चारों तरफ से, और बड़ा एक ज़बरदस्त मुल्क है, और वो देख रहा है सूरत हाल को कि ये कहाँ पे सूरत हाल है। जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है कि उसमें बड़ा स्टांस लिया हुआ है किंग अब्दुल्ला ने। अच्छा, अब ये इसमें अब आप ये देखें ना कि जंग चल रही है और शिद्दत आ गई है। विलियम बर्न्स फिर दोबारा CIA के डायरेक्टर, फिर कायरो, वो कायरो में मुज़ाकरात फिर वो चल रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो जंग है ये फंस गई है। फिर दोबारा हुतीज़ ने रेड सी में दोबारा मिज़ाइल चलाए हैं, जिस पे हम कल ज़रा बात करेंगे कि ये रेड सी के अंदर क्या मामला है। अब ये जो यूक्रेन वाला मामला है ये ख़राब इसलिए हो गया है कि जो ट्रम्प साहब ने बयान दे दिए, जो ट्रम्प साहब ने बयान दिया है कि जी जो हमें पैसे नहीं देगा तो उसको तो मतलब उसका जो है वो रशिया को हम इजाज़त दे दें। ये जो इंटरनेशनल ऑर्डर है ना, ये 1949 में जब नेटो बनी है। अच्छा, नेटो की बहुत इम्पोर्टेंस कई हवालों से, नेटो बड़ा ज़रूरी है अमेरिका के लिए। आप कहेंगे अमेरिका के लिए पैसों का हिसाब नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सी वजूहत हैं। रशिया जो है, रशिया जब सोवियत यूनियन था, तो जब तक सोवियत यूनियन था तो काज़ाकिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, इन यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स थे। सोवियत यूनियन के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो बेलारूस में भी थे। अब जो भेजे ना पुतिन ने, तो अब तो दूसरे मुल्क में भेजे हैं ना। पहले बेलारूस हिस्सा था सोवियत यूनियन का, तो बेलारूस, यूक्रेन ने अपनी, या काज़ाकिस्तान ने, यहाँ पर जब ये मुल्क आज़ाद हुए तो इन्होंने कहा कि जी हम अपने न्यूक्लियर आपको वापस कर रहे हैं और उसके बदले में हमें सिक्योरिटी गारंटी दी जाए, जो इन्होंने अपने न्यूक्लियर रशिया को दे दिए। लेकिन इस दौरान जो है वो बहुत से मुल्क ऐसे थे जहाँ पर अमेरिका भी कोल्ड वॉर के दौरान, नेटो के दौरान, अमेरिका अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर आ गया था, और एक ज़माने में तो वो बहुत तादाद बहुत बढ़ गई थी 70 की दिहाई में। लेकिन वो बेल्जियम में, बरतानिया में फिर 54 से न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमेरिका के हैं। ये हम नक्शे, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, ये कई जगहों पे अमेरिका के जो हैं ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की जो लेटेस्ट है, तो यहाँ पर उनके न्यूक्लियर, ये मतलब बेसिस नहीं है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात हो रही है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स।
और रशिया ने कहा था कि हम बेलारूस में ला रहे हैं। तो कई मुल्क ऐसे हैं जो, अच्छा फिर एक, अच्छा टर्की में भी, टर्की नेटो का हिस्सा है, टर्की में भी। और ये ध्यान में रखें कि जब वहाँ फटा हुआ था, ये जिसको हम कहते हैं ये क्यूबा का क्राइसिस हुआ था, तो वो टर्की से रिलेटेड था कि टर्की के अंदर आए थे तो उधर से क्यूबा के अंदर सोवियत यूनियन ने मूव किया था। तो ये इस तरह इतना आसान, और फिर ये नेटो जो है वो नेटो की एक्सपेंशन की वजह से ही तो ये यूक्रेन का झगड़ा हुआ, जॉर्जिया का मामला पहले हुआ, फिर ये बाकी। तो एक तरफ तो नेटो की एक्सपेंशन हो रही, दूसरे ट्रम्प कह रहे हैं कि जी वो जो पैसे देगा हम उसका साथ देंगे, बाकी मैं पुतिन को इजाज़त देता हूँ। उस पर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है यूरोप के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है मामला। और रिपब्लिकन्स भी खड़े हो गए हैं कि भाई आप ये नेटो के ये अचानक क्या हो गया, इनसिक्योर हो रहे हैं वहाँ पे। और ये जो है इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ यूरोप के अंदर कि मैं सिंपली इसमें ये देख रहा था कि ये जो गार्डियन ने लगाया ना 7th के, नेटो के चीफ ने कहा कि ट्रंप ने यूएस और ईयू की जिंदगियां दांव पे लगा दी हैं। मतलब एग्जैक्ट ये उनका बयान है कि जो जिंदगियां हैं वो दांव पे लगा दी हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, एन आउटबर्स्ट बाय ट्रंप और नेटो, जो 9th स्लाइड है, मे पुश यूरोप टू गो इट अलोन। अच्छा, लेकिन ये वो फीलिंग है कि जो अमेरिका में है मजमूई, यूरोप में है। अच्छा, दोनों जगहों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अमेरिकन ही कहते हैं कि भाई ये हम तो यूरोप को सिक्योर कर रहे हैं, ये तो रशिया खा जाएगा इनको। वो यूरोप ही कहते हैं कि ये हमें हमारा फटा करवा के ये अमेरिकन का निकल गए, और ये आगे जाके तो ये मुल्क जो सारे जो हैं ये एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, कुछ होगी, ये फ्रोजन होता है ना कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बड़े खराबी की तरफ, और आगे ट्रम्प के आने के चांसेस हैं दोबारा। अच्छा, अब इस पूरी पिक्चर में ये दबाव इधर दाएं, गुंतानामो बे से वो जो 2 रह गए थे उनको भी आज अमेरिका ने वापस भेज दिया अफगानिस्तान। अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इसको अब स्टार्ट करें आप, इंडोनेशिया के इलेक्शंस, आप उसके बाद ये, अच्छा इंडिया के वो कतर ने इंडिया को डिप्लोमेटिक सतह पे बड़ी सक्सेस मिली है। वो कतर में जो उनके लोग थे वो रिहा हो गए, जिनको जासूस में पकड़ा हुआ था कतर, वो उनको डिप्लोमेटिकली बड़ी एक अच्छी, आप समझें कि उनके लिए खबर है। तो बात यह कि बहुत कुछ हो रहा है। मैंने आपसे वही कहा ना कि यहाँ मामला कुछ इतना अजब है इस वक्त कि वो जो है ना कि लोग कहेंगे, मतलब है कि वो बिल्कुल जो ना लोग ये देख रहे हैं कि यार ये क्या पक रहा है। अच्छा, उसका कोई वो किसी किस्म का वो होता है ना कि वो मतलब गली मोहल्ले के अंदर होता है ना कि वो बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वो बच्चे कहीं गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कहीं वो लूडो खेल रहे हैं, वो हर जगह इतने लेवल पे जाके जो है ना वो चीज़ों का डिस्कस हो रही है कि वो बंदा कहे कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है।